नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 37 में आज हम भारत के आज़ादी के आंदोलन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है होम रूल लीग मूवमेंट को, और मैंने आपको बताया था कि इसके बाद महात्मा गांधी की एंट्री होती है नेशनल पॉलिटिक्स में। लेकिन गांधी जी की एंट्री होने से पहले वो साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आज से 10 साल पहले तक साउथ अफ्रीका वाला जो पोर्शन है महात्मा गांधी का, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन यूपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनका स्तर दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको साउथ अफ्रीका वाले पार्ट को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो अगर इसमें हम आधा घंटा डिवोट करते हैं तो वो बिल्कुल वर्थ इट है। सो इट इज समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट इन डिटेल। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भारत के बेस्ट टीचर्स से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ऐप पर यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त एक बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें प्राइसेस 25% कम कर दी गई हैं। तो देखिए, इसमें जीएस और ऑप्शनल यानी कि जो आपका पूरा सिलेबस कवर करवाता है वो वाला कोर्स अभी 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर आपको मिल जाएगा, और 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। तो आपको जो यहाँ पर प्राइसेस नजर आ रही हैं ये भी आपको पे नहीं करनी है, इन पर भी आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप एक साल का जीएस प्लस ऑप्शनल का कोर्स लेते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अबाउट 52,000 रुपीज। और इस कोर्स को अगर आप 16 जून से पहले पहले अवेल करते हैं तो आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी का लाभ मिलेगा। कैसे? आप एक साल का कोर्स लेंगे तो आपका कोर्स जून 2022 नहीं बल्कि मेंस 2022 तक वैलिड होगा। इसका फायदा यह है कि जब आप मेंस देने जाएंगे तो उसके पहले आप मेंस रिलेटेड टॉपिक्स को फिर से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली 2 ईयर प्लान की वैलिडिटी 2023 के मेंस एग्जाम तक रहेगी। जब भी मेंस होता है तब तक वैलिडिटी इसकी लागू रहेगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको पूरा मटेरियल प्रिंटेड फॉर्मेट में किताबों के रूप में अवेलेबल होगा इस कोर्स के साथ में, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। और आप चाहें तो इसको ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जानकारी मिलेगी इस लिंक पर जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। प्लस के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे होंगे, और आइकॉनिक में इसके अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जैसे कि पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हर हफ्ते स्टार्ट होने वाले बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों ही बैचेस हर हफ्ते स्टार्ट होते हैं। जस्ट ज्वाइन द बैच और आपका एक शेड्यूल बनाकर पूरी तैयारी इस एग्जाम की करवा दी जाएगी। अब आते हैं हम मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर। तो महात्मा गांधी का ओरिजिनल नाम यह है मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी। इनका जन्म होता है 1869 में गुजरात के पोरबंदर नाम के शहर में, टाउन में। इट वॉज पार्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ काठियावाड़। तो पोरबंदर स्टेट में जब ये पैदा हुए तो ही वॉज बॉर्न इन एन एफ्लुएंट फैमिली। इनके पिताजी करमचंद गांधी पोरबंदर स्टेट के दीवान थे। दीवान यानी कि एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर टाइप पोजीशन हो जाती है, राजा के जो कामकाज संभालते हैं। तो ही वॉज फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, इसीलिए इन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भी भेजा गया। तो ये वहां पर लॉ की पढ़ाई करने जाते हैं और 1891 में वापस आते हैं। लेकिन इस 22 साल के नौजवान की प्रैक्टिस ना तो बॉम्बे में चलती है और ना ही गुजरात के राजकोट में। दोनों ही जगह इनकी लॉ प्रैक्टिस हो जाती है बुरी तरह से फेल। लेकिन इस मुश्किल हालात में इन्हें साउथ अफ्रीका से एक ऑफर आता है काम का। दादा अब्दुल्ला नाम के गुजराती व्यापारी जो साउथ अफ्रीका में रहते थे, उन्होंने गांधी को ऑफर दिया कि आप आकर यहाँ पर मेरे कंपनी के लीगल मैटर्स को हैंडल करो, यू आर अ लॉयर, तो कंपनी का लीगल काम वगैरह देखो। तो इस ऑफर को स्वीकार करते हुए ये चले गए साउथ अफ्रीका, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस इंडिया में फेल हो गई थी। तो 1893 में ये डरबन पहुंचते हैं, और उस वक्त साउथ अफ्रीका की स्थिति समझने के लिए आपको ये मैप देखना होगा। अब इस लेक्चर को समझने के लिए आपको साउथ अफ्रीका के इतिहास और ज्योग्राफी को थोड़ा सा समझना होगा। अभी जो साउथ अफ्रीका के बॉर्डर्स हैं वो आप यहां पर देख सकते हो, साउथ अफ्रीकन जो देश है उसके बॉर्डर हैं। लेकिन आज से 120-30 साल पहले 1890s में साउथ अफ्रीका ऐसा नजर नहीं आता था। यहां पर 2 तरह की कॉलोनीज थी। कुछ कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, जिसके अंदर मेन था नटाल और केप कॉलोनी। ठीक है, केप कॉलोनी क्योंकि ये केप टाउन जो है इसी के पीछे इसको पूरा केप कॉलोनी कहते थे। और कुछ यहां पर ऐसी कॉलोनीज थी जो ओरिजिनली डच सेटलर्स की थी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होते हैं कि यूरोप वाले जो डच कंट्री है वहां से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और इसीलिए आप इनका नाम देखोगे ऑरेंज फ्री स्टेट। तो यहाँ रहने वाले लोग नेदरलैंड से आए सेटलर्स के वंशज थे। डच ईस्ट इंडीज जो कंपनी थी उसकी ओरिजिनली कॉलोनी थी, लेकिन अब ये आजाद हो चुकी थी इस टाइम तक, 1890s तक। तो ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल ये वाला जो एरिया है इसमें रहते थे डच ओरिजिन के लोग, जिनको कहा जाता था बोयर।
ठीक है। तो ये बोयर जो है ये डच शब्द है जिसका मतलब होता है किसान। तो यहाँ पर लोग जो जाकर सेटल हुए थे वो किसानी करते थे, इसलिए इनको बोयर कहा जाने लगा। लेकिन सब कुछ चेंज हो जाता है डायमंड मिलने के बाद। आप जानते हो कि साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ी बड़ी डायमंड माइंस है आज। तो जब 1860s 70s में डायमंड मिलना शुरू होता है तो इनके बीच में, ब्रिटिश कॉलोनी और बोयर्स के बीच में तनाव शुरू होता है और इसी कारण से दो बोयर वॉर्स होते हैं। तो फर्स्ट बोयर वॉर होता है 1881 में, जिसके अंदर बोयर जीत जाते हैं, और दूसरा बोयर वॉर होता है 1899 से 1902 के बीच में। तो ये काफी डिसाइसिव लड़ाई है। इसके अंदर अंग्रेज की जीत होती है, ब्रिटिश की जीत होती है, और अल्टीमेटली ये ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल, ये सब ज्वाइन कर लेते हैं ब्रिटिश कॉलोनी को, और 1909 में जाकर पूरा साउथ अफ्रीका एक हो जाता है, यूनिफाई हो जाता है, और आज जिस देश को हम साउथ अफ्रीका कहते हैं वो गठित हो जाता है 1910 तक। तो आप एक ब्रीफ हिस्ट्री समझ गए होंगे कि यहां पर अभी ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं जब महात्मा गांधी वहां पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ ब्रिटिश कॉलोनीज हैं जिनमें प्रमुख हैं नटाल और यहां पर केप कॉलोनी। तो ये जो सेकंड बोयर वॉर है इसका जिक्र फिर से आएगा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली यहां बता रहा था। तो ये बोयर्स हैं। आज भी आप साउथ अफ्रीका के लोगों में देखोगे तो आपको डच जैसे सरनेम बहुत देखने को मिलेंगे। खास करके क्रिकेट टीम देखा करो साउथ अफ्रीका की, उसमें आपको जैसे बोथा, ये वाला जो सरनेम है, अब ये एक टिपिकल डच सरनेम है जो आपको साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम में या रग्बी टीम में बहुत सारे प्लेयर्स का सरनेम मिल जाएगा। अब जो दो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, नटाल और केप कॉलोनी, इसमें माइनॉरिटी वाइट पॉपुलेशन यानी कि ब्रिटिश पॉपुलेशन राज करती थी, और इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन का सिस्टम लागू कर रखा था। यानी कि हर चीज अंग्रेजों की अलग है, चाहे वो माइनॉरिटी में है लेकिन उनके रहने के एरिया अलग हैं, उनकी स्कूल अलग है। इनफैक्ट कई सड़कों पर तो लोकल अफ्रीकन लोगों को चलने की इजाजत तक नहीं थी। अगर गलती से आप उस रोड पे चले गए जो केवल व्हाइट लोगों के चलने के लिए है तो लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था। पब्लिक लाइफ में पूरी तरह से सेपरेटेड एरियाज होते थे। ऐसा भी हो सकता था कि एक व्हाइट बच्चा कभी किसी ब्लैक अफ्रीकन बच्चे को देखे तक ना, कई महीनों तक। इस तरह का सेपरेशन, इतना स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन था अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका की कॉलोनीज में उस समय। अब मेरे मुंह से कई बार साउथ अफ्रीका निकलेगा, आप समझ जाना मैं नटाल और केप कॉलोनी की मेनली बात कर रहा हूं। तो इसके कारण क्या होता है कि वहां पर तीन कैटेगरी के लोग सोसाइटी में डिवाइड हो जाते हैं। एक हैं व्हाइट, जिसके अंदर मेनली ब्रिटिश या डच बोयर एंसेस्ट्री के लोग हैं। दूसरे हैं ब्लैक्स जो वहां के नेटिव हैं, और तीसरे हैं कलर्ड, जिनको अंग्रेज उस समय कलर्ड कहते थे। ये सब टर्मिनोलॉजी उस समय की है। तो ये मिक्स्ड रेस लोग थे, या तो ब्लैक और वाइट मिक्स रेस हैं, या फिर एशियंस हैं जो यहाँ पर काम के लिए लाए गए थे। तो जैसे भारतीय लोग हैं, मलेशिया से आए थे, फिलीपींस, चाइनीज, ये बहुत सारे एथनिक एशियन लोग जो हैं यहाँ पर काम के लिए, फार्म्स वगैरह पे काम करने के लिए लाए गए थे। तो तीन कैटेगरी बन जाती है, व्हाइट, ब्लैक और कलर्ड की। इन कलर्ड लोगों में भारत के लोगों की जनसंख्या भी अच्छी खासी थी। भारत से लोग यहाँ पर कब माइग्रेट होना शुरू होते हैं? 1860 के दशक में कई सारे भारतीय लोगों को अंग्रेज लेकर जाते हैं वहां पर एक एग्रीमेंट के तहत। इन एग्रीमेंट को साइन करने वाले लोगों को कहा जाता था भारत में गिरमिटिया। तो ये टर्म वैसे मोस्टली उत्तर प्रदेश और बिहार में यूज होता था। इसका एक्चुअल इंग्लिश टर्म है इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, तो इंडेंचर्ड लेबर का मतलब है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो कि आप 10 साल 20 साल खेतों पे काम करोगे या जो भी काम होगा उसको करोगे। तो ये जो इंडेंचर्ड लेबर हैं ये भारत से माइग्रेट करते थे और कई देशों में ले जाए गए। जैसे आज का जो वेस्ट इंडीज वाला एरिया है, नॉर्थ अमेरिका में जो आइलैंड्स हैं, वहां पर भी बहुत सारे इंडेंचर्ड भारतीय लोगों को ले जाया गया था एज लेबरर्स। उनके भी वंशज आज वहां पर रहते हैं, भारतीय समुदाय उन्हीं से बना है। तो यहां पर साउथ अफ्रीका में जो इंडेंचर्ड लेबर था वो दक्षिण भारत से ले जाया गया था 1860s में। जबकि वेस्ट इंडीज या फिर जैसे फीजी जैसे जो देश हैं वहां पर जो इंडेंचर्ड लेबर हैं वो मोस्टली उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया से वो बिलोंग करते थे। इसके बाद एक दूसरी माइग्रेशन की वेव आती है जिसमें व्यापारी वर्ग वहां पर जाकर सेटल होता है और अपना व्यापार शुरू करता है। तो इसी में दादा अब्दुल्ला जैसे लोग शामिल थे, और इनमें बहुत बड़ी संख्या थी पश्चिमी भारत में रहने वाले मेमन मुसलमानों की। तो मेमन मुस्लिम्स जो हैं ये केरल, महाराष्ट्र सभी जगह रहते हैं। इनफैक्ट मुंबई में भी आपको बहुत बड़ी मेमन कम्युनिटी देखने को मिलेगी। और इन्हीं मेमन मुस्लिम्स के वंशजों में से एक हैं हाशिम अमला, जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट स्टार हैं। तो मैं आपको बस एक लिंक बता रहा हूं कि कैसे भारतीय लोग जो हैं वो साउथ अफ्रीका में जाकर सेटल हुए। फिर भारतीय लोगों का एक तीसरा वर्ग था, ये वो लोग थे जो इंडेंचर्ड लेबर के बच्चे थे। ये अब इंडेंचर्ड लेबर नहीं है, ये किसी बॉन्ड में नहीं है कि इनको काम करना पड़ेगा, लेकिन अब ये भारत जाने की बजाय वहीं पर सेटल हो जाते हैं क्योंकि इनका पूरा बचपन साउथ अफ्रीका के ही खेतों में अपने माता पिता को काम करते हुए देखते हुए बीता है। तो ये वहीं पर सेटल होना शुरू हो जाते हैं। जब इनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं तो भी कई लोग यहाँ सेटल होते हैं और इनके बच्चे भी अब यहीं पर धीरे धीरे सेटल होते हैं। तो इस प्रकार से 1890s में जब गांधी जी वहां पर जाते हैं, पहुंचते हैं, तब तक एक अच्छी खासी भारतीय कम्युनिटी वहां पर काम कर रही है।
अब यही लोग कई सारे वहाँ माइंस में काम कर रहे हैं और खेतों में काम कर रहे हैं, तो इंडेंचर्ड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लेबर वर्ग में एक बहुत बड़ा पार्ट इंडियन कम्युनिटी का। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका पहुंचे तो इन्होंने पहुंचते ही रंग भेद वाली नीति का सामना किया। अपार्थेट इसको कहा जाता था। ये एक अफ्रीकन वर्ड है, अफ्रीकांस जो भाषा है वहां की, जिसमें कई सारे डच शब्द हैं। अपार्थेट का लिटरल मीनिंग यही है कि लोगों को अपार्ट रखना, लोगों को दूर रखना, दोनों में दूरियां बनाए रखना। तो ये जो रंग भेद वाली नीति है ये इन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी, क्योंकि ना केवल लोकल ब्लैक पॉपुलेशन बल्कि जो एशियन पॉपुलेशन है उसके खिलाफ भी ये अपार्थेट पॉलिसी फॉलो करी जाती थी। तो गांधी जी पहुंचते ही डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और इस बीच में इन्होंने बहुत सारी नस्लभेदी टिप्पणियां सुनी और एक बहुत फेमस इंसिडेंट होता है जिसमें गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। पीटर मारिट्सबर्ग नाम का ये स्टेशन था। आज इस रेलवे स्टेशन के बाहर गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। आगे चलकर जब जोहानिसबर्ग पहुंचे तो वहां पर होटल्स ने उनको रहने के लिए रूम देने से मना कर दिया। तो इन घटनाओं का महात्मा गांधी के दिमाग पर एक बहुत गहरा असर होता है। उन्हें लगता है कि मैं यहाँ पर जॉब करके भी क्या कर लूंगा अगर मुझे या मेरे देश के लोगों को कोई अधिकार ही नहीं है। तो उनका जो पॉलिटिक्स के प्रति रुझान आता है या फिर अधिकारों के लिए लड़ने का जो सिलसिला शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है, इस घटना से शुरू होता है। तो पीटर मारिट्सबर्ग नाम याद रख लेना, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लें। वैसे यूपीएससी में पूछे जाने की संभावना कम है, बट स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स होते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तो पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। इस घटना के बाद गांधी जी ने अपने साउथ अफ्रीका में बीते 20 सालों में से ज्यादातर समय वहां पे रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने में व्यतीत किए और 1914 तक गांधी जी वहां रहते हैं। 1914 दिसंबर में वहां से वो निकल पड़ते हैं भारत की तरफ और 9 जनवरी 1915 को भारत पहुंचते हैं और इस दिन को आज सेलिब्रेट किया जाता है एज प्रवासी भारतीय दिवस। हर साल एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, प्रवासी भारतीय अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे करंट अफेयर्स के रूप में। अब बात करते हैं इनके साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल्स की। तो पहली बात तो इनकी फोटो देखो, एक 24-25 साल का नौजवान कैसा नजर आता था और आगे चलकर आप देखोगे कि वेशभूषा बदल जाती है और शक्ल बदल जाती है। तो कहाँ एक टाई सूट पहनने वाला वकील आगे चलकर केवल एक धोती पहनकर पूरे देश में क्रांति ला देता है। तो यहाँ पर गांधी जी इंग्लिश सिखाना शुरू करते हैं भारतीय मूल के लोगों को। उनको लगता है कि जब तक इंग्लिश नहीं सीख सकते तब तक ऑपरेसिव लॉज या ऑपरेसिव कानूनों से कैसे लड़ सकते हो। उसके बाद ये भारतीय लोगों को, भारतीय समुदाय को एक करना शुरू करते हैं, संगठन बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक इस भेदभाव से लड़ेंगे कैसे। इसी बीच 1899 में सेकेंड बोयर वॉर की शुरुआत होती है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बोयर वॉर का बैकग्राउंड क्या है। ओवरऑल ब्रिटिश कॉलोनीज का टारगेट ये था कि जो ये बीच में 2 ऑरेंज फ्री स्टेट है या फिर ट्रांसवाल है, इनको अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। तो बोयर्स और ब्रिटिश कॉलोनी के बीच में ये लड़ाई होती है, 3 साल चलती है लड़ाई और इसमें अल्टीमेटली ब्रिटिश की जीत होती है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान गांधी जी को ये लगता है कि अगर हम यानी कि भारतीय समाज अंग्रेजों को सपोर्ट करें, अंग्रेज गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, तो हो सकता है कि हमें हमारे अधिकार दे दिए जाएंगे। तो गांधी जी बनाते हैं नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर। तो इस युद्ध में जो सैनिक घायल हो रहे थे उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस कोर बनाई जाती है, जिसमें कई बार लोग बैलगाड़ियों पे, कई बार पैदल घायल सैनिकों को युद्ध के मैदान से हॉस्पिटल्स तक लेके आते हैं और इसमें भारतीय लोग शामिल थे। इस एम्बुलेंस कोर में कई भारतीय सेना में भी शामिल होते हैं और इस लड़ाई में भी हिस्सा लेते हैं और गांधी जी मेनली इस एम्बुलेंस कोर पे अपना फोकस रखते हैं। तो इसमें जो इंडेंचर्ड भारतीय लोग हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे थे और इसके लिए पैसा भी भारतीय कम्युनिटी ने दिया था। लड़ाई खत्म होने के बाद इस एम्बुलेंस कोर के उत्कृष्ट कार्यों के लिए इसे और गांधी जी को एक मेडल भी दिया गया था। मेडल का नाम है क्वींस साउथ अफ्रीका मेडल फॉर सर्विंग द ब्रिटिश एम्पायर। तो गांधी जी को ब्रिटिश एम्पायर से मेडल मिला था साउथ अफ्रीका में, क्योंकि इन्हें तब ये लग रहा था कि अगर हम ब्रिटिश वॉर एफर्ट को सपोर्ट करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ सिंपैथी की नजर से देखेगी, वो देखेगी कि हाँ भारतीय मूल के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हम सॉल्व करें। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा कुछ होता नहीं है। जिन भारतीय मूल के सैनिकों ने बोयर वॉर में अपनी जान गंवाई थी उनके लिए आज एक मेमोरियल यहां बना हुआ है जोहानिसबर्ग में। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई प्रिजनर्स ऑफ वॉर को भारत लाया गया था, भारत के मिलिट्री कैंप्स में उनको युद्धबंदी के तौर पर रखा गया था। तो गांधी जी के साउथ अफ्रीका में जो शुरुआती 12 साल थे ये इनका वहां पर मॉडरेट फेज था। 1906 तक वो एक मॉडरेट के रूप में देखे जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने अभी तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ऐसी आवाज नहीं उठाई है कि सरकार उखाड़ फेंकेंगे या सिविल डिसोबीडियंस चलाएंगे। नहीं, इस समय में ये केवल चिट्ठियां लिख रहे थे, पिटीशन कर रहे थे साउथ अफ्रीकन लेजिस्लेचर को कि हमारे अधिकार हमें दिए जाएं,
भारतीय मूल के लोग या एशियन लोगों के प्रति भेदभाव ना हो, सेग्रीगेशन ना हो। कई चिट्ठियां इन्होंने लंदन स्थित कॉलोनियल सेक्रेटरी को भी लिखी। तो आपको याद होगा कि जैसे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता था, वैसे ही एक साउथ अफ्रीका की कॉलोनीज के लिए भी कॉलोनियल सेक्रेटरी होता था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी इन्होंने कई चिट्ठियां लिखी। तो शुरू में इनको लगता था कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं ये बहुत ही न्यायप्रिय लोग हैं, दे हैव अ सेंस ऑफ जस्टिस, और जो भी यहाँ पर कानून लागू होंगे वो सबके लिए बराबर होंगे, ऐसा इन्हें लगता था। तो इसीलिए इन्होंने लगातार 10 साल तक, 12 साल तक इसी मोड में काम किया कि नहीं, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार से बस ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को अधिकार मिले। लेकिन बोयर वॉर में जो इन्होंने सेवाएं प्रदान करी, उसके बाद भी जब कुछ नतीजा नहीं निकलता है, उसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी अपार्थेड की पॉलिसी को आगे बढ़ाती है, तब इन्हें धीरे धीरे लगने लगता है कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि पॉलिसी को चेंज किया जाए। इसी समय एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आपको याद रखना है। गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी, वहां पर कुछ लोकल भारतीय लोग थे उनके साथ मिलकर, और एक अखबार छापना शुरू किया, इंडियन ओपिनियन। और इसी इंडियन ओपिनियन को छापने के लिए इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करी, और धीरे धीरे उस प्रिंटिंग प्रेस के आसपास इन्होंने एक सेटलमेंट बना दिया जहां पर भारतीय मूल के लोग आकर रहने लगे, उनका परिवार भी रहने लगा। इसको कहा जाने लगा फीनिक्स सेटलमेंट। तो ये फीनिक्स सेटलमेंट जो है डरबन शहर के पास में है, और पिछले साल यानी 2020 में साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने इसको एक इंपॉर्टेंट नेशनल हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो ये नेशनल हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है साउथ अफ्रीका देश की, आज उसमें इसको शामिल कर लिया गया है, फिनिक्स सेटलमेंट को। और फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ है, इसकी लोकेशन भी याद रखना, डरबन शहर के पास में। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 2 इंपॉर्टेंट सेटलमेंट बनाए। एक तो था ये फिनिक्स सेटलमेंट जो 1903-4 के आसपास स्थापित होता है, और इसको स्थापित करने के पीछे मेन लक्ष्य ये था कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी इसको चलाया जाए, इंडियन ओपिनियन अखबार को बनाया जाए, और साथ ही साथ डरबन में प्लेग फैल रहा था, तो प्लेग से बचने के लिए शहरों से दूर इस प्रकार के सेटलमेंट में कई लोग रहना प्रेफर कर रहे थे। 1910 में गांधी जी ने एक और सेटलमेंट बनाया था जिसका नाम है टोल्स्टॉय फार्म। टोल्स्टॉय फार्म जो है ये बनाया उन्होंने जोहानसबर्ग के पास में। तो याद रखिएगा, फीनिक्स सेटलमेंट है डरबन के पास में, डरबन शहर के पास में, अब तो सिटी का ही पार्ट हो गया है। और टोल्स्टॉय फार्म जो है ये है जोहानसबर्ग में। तो अभी मैं जे बर्ग लिख रहा हूं, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा। तो टोल्स्टॉय फार्म और फीनिक्स सेटलमेंट, इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। 1906 से गांधी जी ने अपने प्रोटेस्ट के तरीके में बदलाव लाया, और अब ये मॉडरेट तरीकों से नहीं बल्कि थोड़े उग्र तरीकों से प्रदर्शन करने लगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सिविल डिसओबीडियंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा। तो इसी प्रकार का आंदोलन आगे भारत में भी चलेगा 1930s में, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होती है, साउथ अफ्रीका से। गांधी जी ने इस मेथड को नाम दिया सत्याग्रह। तो ये पहला सत्याग्रह इनका साउथ अफ्रीका में होता है, याद रखना भारत में नहीं होता है। अगर भारत में पहला सत्याग्रह पूछा जाएगा तो वो फिर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां था, तो दैट वाज इन साउथ अफ्रीका। और शुरुआत इसकी कब हुई, 1906 में। तो सत्याग्रह करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? साउथ अफ्रीका की सरकार ने एक कानून बनाया कि जो भी भारतीय मूल के लोग वहां पर रह रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट लेना जरूरी है जिसमें उनके फिंगरप्रिंट होंगे, एक प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड होगा जो उनको अपने पास हर समय रखना होगा। कभी भी कोई भी उनसे वो आईडी कार्ड मांग सकता है, पूछ सकता है, उस आईडी कार्ड के बिना वो कहीं पर भी आ जा नहीं सकते हैं। भारतीय लोगों ने कहा कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिकली हमारे लिए बनाया गया है। जो ब्रिटिश मूल के लोग हैं या फिर जो व्हाइट लोग हैं उनके लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, उन्हें कोई आईडी कार्ड जेब में लेकर नहीं घूमना है, तो हमारे लिए ये क्यों लाया जा रहा है। इस रजिस्ट्रेशन कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन की स्थापना करी, और नाम में आपको बता रहा होगा पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि विरोध करना है लेकिन उग्र तरीके से नहीं, पैसिव तरीके से, शांत तरीके से विरोध करना है सरकार की पॉलिसी का। और इसी तरीके से पहला सत्याग्रह शुरू होता है। विरोध अंग्रेजी सरकार को पसंद नहीं आया, सरकार ने गांधी जी और उनके अनुयायियों को जेल में डाल दिया। तो पहली बार गांधी जी जेल जाते हैं, लेकिन इतने लोग जेल जाने को तैयार हो गए कि जेल पूरी फुल हो गई और लोगों में जेल का भय खत्म हो गया। जेल को लोग कहने लगे होटल है ये, तो जाना यहाँ पर अच्छी बात है, किंग एडवर्ड्स होटल नाम दे दिया गया जेल को। तो भारतीय मूल के लोग जेलों में आराम से जाने लगे, दे वर अरेस्टेड, और कोई भागने की कोशिश नहीं करता था। ऐसे में सरकार को लगा कि ये तो पॉलिसी ही फेल है, अगर जेल का डर ही लोगों में खत्म हो गया तो फिर हम इनको कहां पर भेजेंगे। तो उस समय जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर थे जनरल स्मट्स, जो आगे चलकर साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, ही वाज अ पॉलिटिशियन, तो ये आगे चलकर 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे थे और अपार्थेड पॉलिसी को काफी आगे बढ़ाया था इन्होंने। और एक्चुअली 1910 में जो साउथ अफ्रीका का यूनिफिकेशन होता है उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो जनरल स्मट्स गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाते हैं और ये कहते हैं कि देखो, कानून में जो रजिस्ट्रेशन करने का कंपल्शन है, जो बाध्यता है, उसको मैं हटा देता हूं, इट विल नॉट बी कंपल्सरी, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए भारतीय समुदाय को प्रेरित करो।
तो गांधी जी ने बात मान ली। गांधी जी ने कहा ठीक है, सबसे पहले मैं खुद रजिस्टर करता हूं। तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू साइन द रजिस्टर। उन्होंने ये डील जनरल स्मट्स से ले ली। लेकिन जनरल स्मट्स ने यहां पर एक चालाकी कर दी। स्मट्स ने इस कानून को फिर भी रेटिफाई करवा दिया। तो ये बात तय हो गई थी कि वॉलेंट्री होगा रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये कानून पास करवा दिया जाता है कंपलसरी के तौर पर। और जिन लोगों ने रजिस्टर कर दिया था, गांधी जी के कहने पर उनसे प्रेरित होकर भारतीय लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने रजिस्ट्री कार्ड या आईडी कार्ड्स को जलाना शुरू कर दिया। तो अब आप देख रहे हो, आपको एक पैरेलल मिलना शुरू हो जाएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। तो इन्होंने पब्लिकली अपने आईडी सर्टिफिकेट्स को जलाना शुरू कर दिया। अब ये वाला आंदोलन चल ही रहा था। इसी बीच ब्रिटिश सरकार एक और नया कानून लेकर आती है, जिसके तहत भारतीय मूल के लोगों के इमिग्रेशन पर रोक लगाई जाएगी। यानी कि भारतीय लोग ना तो साउथ अफ्रीका में आ सकते हैं, ना यहां पर बस सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो भी एक से दूसरी कॉलोनी में नहीं जा सकते, उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाए थे। तो जो आंदोलन पहले से चल ही रहा था, उसमें इसका विरोध भी शुरू हो जाता है। अगस्त 1908 में गांधी जी के नेतृत्व में कई भारतीय लोग नटाल से जाते हैं ट्रांसवाल में, यानी कि एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में बॉर्डर क्रॉस करते हैं। याद रखना, अभी भी ये कॉलोनीज अलग हैं। 1909 में यूनिफिकेशन का प्रोसेस वहां शुरू होता है। तो इस इमिग्रेशन लॉ के विरोध में ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं कॉलोनी का, और इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ट्रांसवाल में रहने वाले कई भारतीय मूल के लोग अपनी दुकान वगैरह चालू कर देते हैं बिना लाइसेंस के, ये भी सरकार का विरोध करने के लिए। और जिनके पास लाइसेंस था वो अथॉरिटीज को दिखाने से मना कर देते हैं। इन सबको जेल हो जाती है। अक्टूबर 1908 में गांधी जी को जेल भेजा जाता है। और इस बार जो ये जेल है, ये किंग एडवर्ड्स होटल नहीं थी। इस बार की जो जेल थी उसमें इनको कड़ी से कड़ी सजा दी गई कि मेहनत करनी पड़ेगी, पत्थर वत्थर तोड़ने पड़ेंगे, हार्ड फिजिकल लेबर था। तो इन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट नहीं किया गया। इस बार इन्हें एक आम कैदी की तरह ट्रीट किया जाता है। और काफी खराब कंडीशंस थी जेल की, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इन पर क्रैकडाउन करना चाहती थी। और कई गरीब भारतीय लोग जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था या जिनके पास वहां पर लाइसेंसेस नहीं थे काम करने के, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, उन्हें वापस भारत भेज दिया जाता है। तो इस बार ब्रिटिश सरकार का रवैया काफी सख्त था और जेल में उनके साथ हुआ बर्ताव काफी हार्ड था। ऐसे में जो ये आंदोलन है ये थोड़ा धीमा पड़ जाता है और जेल से उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके बाद गांधी जी डिसाइड करते हैं कि अब समय आ गया है कि लोगों को थोड़ा आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो ये टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। और टोल्स्टॉय फार्म में इनकी मदद करी थी इनके एक जर्मन आर्किटेक्ट फ्रेंड ने, जिनका नाम था हर्मन कैलेनबैक। हर्मन कैलेनबैक के द्वारा दिए गए पैसों से ही ये जमीन खरीदी गई जोहानिसबर्ग शहर के पास में, और यहाँ पर इन्होंने स्थापित किया टोल्स्टॉय फार्म। टोल्स्टॉय नाम किसके पीछे रखा था? रशियन राइटर लियो टोल्स्टॉय, जिनकी कहानियां बहुत फेमस हैं। इनसे गांधी जी काफी इंस्पायर्ड थे, तो इनके पीछे नाम रखा गया था टोल्स्टॉय फार्म। तो यहाँ पर गांधी जी का लक्ष्य ये था कि जो सत्याग्रह के लिए लोग तैयार कर रहा हूं मैं, इनको थोड़ा सा हार्ड बनाया जाए, इनको सख्त बनाया जाए, और भविष्य में कोई आंदोलन होता है तो ऐसे में ये घबराएं नहीं, जेल वेल से ना डर जाएं। तो फीनिक्स सेटलमेंट और टोल्स्टॉय फार्म्स जो हैं, ये भविष्य में भारत में बनने वाले उनके आश्रम्स के प्रिकर्सर थे। भारत में भी गांधी जी ने आकर साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम, कई जगह स्थापित किए, इस प्रकार के आश्रम स्थापित किए, वहीं पर वो रहते थे। तो इस कम्युनिटी लिविंग के पीछे मकसद ही यही था कि लोगों को थोड़ा ऐशो आराम से दूर ले जाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। और मान लो कभी जेल वेल हो जाती है तो ये जेल से ना घबराएं, जेल की प्रैक्टिस यहीं पर करा लो। ये थोड़ा सा इनका टारगेट था। तो टोल्स्टॉय फार्म वाज अ प्रिकर्सर टू लेटर गांधीयन आश्रम्स। और अब 1910 का जो ये समय है, इस समय तक गांधी जी थोड़े फेमस हो चुके थे भारत में भी, और भारत के कई लोग इनको वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहे थे। जैसे कि टाटा ग्रुप के जो अध्यक्ष थे उस समय, रतन टाटा, ये अभी वाले रतन टाटा नहीं है, ये अभी वाले रतन टाटा के दादाजी हैं, जिनके नाम के पीछे अभी वालों का नाम है रतन टाटा। तो इन्होंने 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता करी थी गांधी जी को इस आश्रम के लिए, टोल्स्टॉय आश्रम के लिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी कई नेता अब इनके संपर्क में आ चुके थे, इनको अपना हेल्प करते थे, कॉन्ट्रीब्यूशंस भेजते थे। 1911 में ब्रिटिश एम्पायर में एक नए राजा की ताजपोशी होती है। किंग एडवर्ड की डेथ के बाद किंग जॉर्ज द फिफ्थ राजा बनते हैं। ये वही जॉर्ज पंचम है जो दिल्ली में दरबार भी लगाएंगे अपना। तो किंग जॉर्ज द फिफ्थ के कोरोनेशन पर पूरे ब्रिटिश एम्पायर में बड़े बड़े फंक्शन रखे जाते हैं, और ऐसा ही एक फंक्शन साउथ अफ्रीका में रखा जाता है, जहां पर भारत के कांग्रेस के नेता गोपाल कृष्ण गोखले को इन्वाइट किया जाता है। ब्रिटिश सरकार इनको इन्वाइट इसलिए करना चाहती थी क्योंकि इनका टारगेट ये था कि गोखले की मदद से एक एग्रीमेंट पर आया जाए। ये जो इंडियन कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही थी, बार बार आंदोलन कर रही थी, जिनके लीडर थे महात्मा गांधी, इनके साथ बैठकर बातचीत करी जाए। तो गोखले गांधी जी के संपर्क में पहले से थे चिट्ठियों के माध्यम से, और यहीं से आगे इनकी जो ये पॉलिटिकल फ्रेंडशिप है ये आगे बढ़ती है। गोपाल कृष्ण गोखले को कई बार गांधी जी का मेंटोर भी कहा जाता है। तो गोखले जब साउथ अफ्रीका आते हैं तो ये सब बैठकर बातचीत करते हैं, और इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत साउथ अफ्रीका की सरकार ये तय करती है कि ठीक है, हम जितने भी रेसिस्ट कानून है
भेदभावपूर्ण वाले कानून हैं इनको हटा देंगे, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ही सरकार अपने वादे से मुकर जाती है। तो 1912 तक ये वादा इन्होंने निभाया, उसके बाद ये कानून फिर से लागू कर दिए जाते हैं। तो ये फोटो है उस समय का जब गोपाल कृष्ण गोखले आए थे साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गांधी जी बैठे हैं, ये रहे गोखले। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश सरकार अपने वादे से मुकर जाती है, फिर से वो पुराने कानून लागू कर देती है। तो गांधी जी भी अपना सत्याग्रह 1913 में फिर से चालू कर देते हैं। इस बार सत्याग्रह के लिए एक और कारण मिल गया इनको। कारण क्या था? एक नया टैक्स लाया जाता है। कहा जाता है कि जितने भी भारतीय मजदूर हैं जो पहले इंडेंचर्ड लेबर थे, यानी कि पहले बॉन्ड पीरियड में सेवा कर रहे थे, यहाँ पर 10-20 साल उन्होंने अपना बॉन्ड पीरियड पूरा किया, अब वो फ्री हैं, लेकिन उनको एक टैक्स देना होगा। अगर उनको यहाँ पर रहना है, यहाँ पर वोट देना है, तो उन पर एक पोल टैक्स लगाया गया कि 3 पाउंड दोगे तभी आप वोट डाल सकते हो लोकल जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें। और ये 3 पाउंड देने के लिए उनके पास थे नहीं। तो ऐसे में ये सत्याग्रह जो है, इसमें गांधी जी के साथ बहुत सारे लेबर वर्ग के लोग शामिल होते हैं और ये एक जन आंदोलन बन जाता है। इट बिकम्स अ मास मूवमेंट इन 1913। अब यह आंदोलन चल ही रहा था, इस बीच साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आता है जिसमें यह कहा गया कि जो भी शादी क्रिश्चियन तौर तरीकों से नहीं हुई है या जो रजिस्टर नहीं हुई है वो इनवैलिड है, नल एंड वॉइड है। तो इस प्रकार से जितने भी भारतीय मूल के लोग थे, जो हिंदू, मुस्लिम, पारसी तौर तरीकों से जिन्होंने शादियां करी थी, उन सब की शादियां रजिस्टर्ड ही नहीं है साउथ अफ्रीका में। तो उनकी शादियां निरस्त हैं। उनके जो बच्चे हुए हैं वो सब नाजायज बच्चे हो गए इस कानून के अनुसार। तो ऐसे में अब मामला पर्सनल हो गया था। तो गांधी जी के आंदोलन में अब महिलाएं भी शामिल हो जाती है, क्योंकि अब तो महिलाओं की इंसल्ट हो गई इस कानून के कारण। तो इस प्रकार से लोग उनके साथ जुड़ते जाते हैं और कई महिलाएं इस आंदोलन में अब हिस्सा लेती हैं। तो गांधी जी एक और सत्याग्रह शुरू करते हैं, फाइनल स्ट्रगल। अब कहते हैं कि ये जितने भी कानून हैं, चाहे वो शादी वाला कानून हो या उससे पुराने वाले कानून थे, इन सबको हटाने के लिए हमें एक बड़ा सत्याग्रह करना जरूरी है। तो इस बार गांधी जी अपने सत्याग्रह में 16 सत्याग्रहियों के साथ में मिलकर, जिनमें से कस्तूरबा भी एक है, बॉर्डर क्रॉस करते हैं फिर से पुराने वाले उस कानून को तोड़ते हुए। इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्होंने फीनिक्स सेटलमेंट से ट्रांसवाल के बॉर्डर तक की यात्रा करी। दूसरी ओर ट्रांसवाल में स्थित टोल्स्टॉय फार्म से 11 महिलाओं का ग्रुप नटाल टेरिटरी में एंटर करता है और यहाँ पर ये न्यू कासल नाम के माइनिंग टाउन पे पहुंचते हैं। यहाँ पर बहुत सारे भारतीय मूल के वर्कर्स थे जो माइंस में काम करते थे। इन लोगों से बातचीत करते हैं और इनको कन्विंस करते हैं कि आप हमारी इस हड़ताल में शामिल हो जाओ। इन महिलाओं को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन गांधी जी भी न्यू कासल पहुंच जाते हैं और वो भी इन वर्कर्स को कहते हैं कि आप हमारे साथ शामिल होइए। तो वर्कर्स शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन इनके परिवारों को परेशान करने के लिए जो माइन ओनर्स हैं वो बिजली और पानी की सप्लाई काट देते हैं और इसके कारण माइन वर्कर्स को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। इनमें से कई माइन वर्कर्स के परिवारों को गांधी जी के टोल्स्टॉय आश्रम में शरण दी जाती है। वहां पर गांधी जी कहते हैं कि आओ यहाँ पर रह लो, जमीन है, टोल्स्टॉय फार्म में आप रहिए। और गांधी जी 2000 लोगों का एक मार्च लेकर चलते हैं और फिर से बॉर्डर क्रॉस करते हैं। लेकिन इस बार इन्हें ट्रांसवाल में जेल में डाल दिया जाता है और इस बार जो जेल की सजा है वो काफी यातनाओं भरी होती है। इन्हें जेल में भूखा रखा जाता है, मारपीट करी जाती है इनके साथ, और खास करके जो माइन वर्कर्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे जुल्म ढाए जाते हैं। गांधी जी को भी एक काल कोठरी में रखा जाता है। उनको जब कोर्ट ले जाते हैं तब एक आम कैदी की तरह, किसी हत्यारे की तरह उनके हाथों में बेड़ियां डाली जाती हैं। इसके फोटोज जब छपते हैं अखबारों में तो जो पूरा भारतीय समुदाय है वो नाराज हो जाता है और कई सारे अन्य माइनर्स भी स्ट्राइक पर चले जाते हैं। ये पूरा आंदोलन जब साउथ अफ्रीका में चल रहा होता है, उसी वक्त गोपाल कृष्ण गोखले इस आंदोलन के बारे में, यानी साउथ अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे जुल्म के बारे में भारत को बताने के लिए पूरे भारत की यात्रा करते हैं। वाइसरॉय हार्डिंग से भी मिलते हैं और हार्डिंग ने उस समय पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया था जिसमें वो कहते हैं कि ये जो भी हो रहा है साउथ अफ्रीका में, इट विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय एनी कंट्री दैट कॉल्स इटसेल्फ सिविलाइज्ड, यानी कि कोई भी सभ्य समाज या सभ्य देश इस तरह की यातनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। और हार्डिंग कहते हैं कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो भी यातनाएं सही जा रही हैं जेल में इन कैदियों के द्वारा, भारतीय समुदाय के द्वारा, इस पर जांच कमीशन बैठना चाहिए। फाइनली भारतीय समुदाय और ब्रिटिश सरकार के बीच में बातचीत शुरू होती है। इस बातचीत का हिस्सा थे गांधी जी, भारत के वाइसरॉय हार्डिंग, CF एंड्रयूज, जिनको कई बार दीन बंधु एंड्रयूज भी कहा जाता है। ये क्रिश्चियन मिशनरी थे जो आगे चलकर भारत के आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। और साउथ अफ्रीका की सरकार की तरफ से जनरल स्मट्स, जो अब बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, जो यूनिफाइड साउथ अफ्रीका है उसके ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। साउथ अफ्रीका की सरकार ज्यादातर भारतीय डिमांड्स को मान लेती है, जो भारतीय समुदाय की डिमांड्स थी, और इस प्रकार से गांधी जी का सत्याग्रह काफी हद तक सफल रहता है। इस एग्रीमेंट के कुछ समय बाद गांधी जी भारत की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो ये पूरा स्ट्रगल है
इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, आगे चलकर ये गांधीयन वे ऑफ स्ट्रगल का ब्लूप्रिंट यहाँ पर तैयार हो चुका है, उसी को फॉलो किया जाता है भारत में भी, इसीलिए हम इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये था कि यहाँ पर कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं देखने को मिली थी। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो ब्लूप्रिंट है वो यहाँ से तैयार होता है और ये सक्सेसफुल रहा था। साउथ अफ्रीका में गांधी जी अपनी लगभग सारी मांगे जो हैं भारतीय समुदाय की वो मनवा लेते हैं अंग्रेजी हुकूमत से। तो इस प्रकार से ये सक्सेसफुल आंदोलन था। तो गांधीयन मेथड का जो ब्लूप्रिंट है वो यहाँ पर तैयार होता है। गांधी जी को यहाँ पर सबसे मेन एक्सपीरियंस जो मिला था वो ये कि गरीब लोगों को साथ लेकर, वर्कर्स, लेबरर्स, इन लोगों को साथ लेकर कैसे आंदोलन बनाया जाता है, एक बड़ा जन आंदोलन कैसे लीड किया जाता है, उसका एक्सपीरियंस मिलता है। भारत में आपको याद ही होगा कि कांग्रेस शुरुआत के 20 सालों तक कोई जन आंदोलन नहीं चला पाती है। जो स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है वो भी कांग्रेस ने शुरू नहीं किया था। होम रूल लीग मूवमेंट भी कांग्रेस ने शुरू नहीं किया था, हालांकि दोनों को उसने बाद में सपोर्ट कर दिया, बट शुरुआत कांग्रेस के नेताओं के द्वारा नहीं करी जाती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि साउथ अफ्रीका में हिंदू, मुस्लिम, पारसी सभी वर्ग के लोग रहते थे, तो सभी को एक साथ लेकर चलना, सभी के मुद्दों के लिए लड़ना, ये भी यहाँ पर गांधी जी देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। भाषाई तौर पर भी साउथ अफ्रीका में कई प्रकार के लोग थे, गुजराती मर्चेंट्स थे, तमिल वर्कर्स थे, इंडेंचर्ड लेबर्स थे, ये सभी गांधी जी को फॉलो करते हैं। और कई डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, और महिलाएं भी इस आंदोलन में उनका साथ देती हैं। तो साउथ अफ्रीका में पहुंचा एक 25 साल का नौजवान वकील जब 22 साल बाद साउथ अफ्रीका छोड़कर अपने देश आता है, तो एट द एज ऑफ 46 उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है आंदोलन चलाने का, जन आंदोलन कैसे चलाए जाते हैं और किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत से नेगोशिएट किया जा सकता है। तो ओवरऑल ये जो साउथ अफ्रीकन एक्सपेरिमेंट है ये भारत के लिए बहुत फायदे का सौदा रहा, क्योंकि इसने भारत में जो आगे बड़े आंदोलन आएंगे उनकी एक तरह से नींव तैयार करी, ब्लूप्रिंट यहाँ पर मिल गया था और इसको बड़े स्तर पर भारत में ट्राई किया गया गांधी जी के द्वारा। हालांकि गांधी जी जो हैं कई बार फेल भी होते हैं लेकिन कई बार सक्सेसफुल भी रहते हैं, तो इसी की पूरी कहानी आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक ऐसी ही जनरल फैक्ट है, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका और भारत के बीच का जो क्रिकेट मैच होता है, टेस्ट सीरीज जो होती है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है। पहले इसको गांधी मंडेला कप कहा जाता था, लेकिन गांधी जी की जो 150th बर्थ एनिवर्सरी थी 2019 में, उसके बाद से इसका नाम अब रखा गया है फ्रीडम ट्रॉफी। ठीक है, तो इसको अब कहा जाता है फ्रीडम ट्रॉफी, पहले इसको गांधी मंडेला ट्रॉफी कहा जाता था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसी प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली टेस्ट सीरीज में जो ट्रॉफी दी जाती है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कप? ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेस्ट मैच वाला एक स्पेशल बैच बन रहा है जिसमें टॉप एजुकेटर्स के द्वारा 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग दी जाएगी आप लोगों को। 13 जून को सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ रही है, उसमें हिस्सा लीजिए और भारत के टॉप ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा आपको मेंटर किया जाएगा अगर आप टॉप 50 में रैंक लेकर आते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स तो आप जीत ही सकते हैं। रविवार को कॉम्बैट होता है, इसमें हिस्सा लेकर भी आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है, इनमें पार्ट लेकर अपना प्रीलिम्स का स्कोर इंक्रीज कीजिए। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए बस एक अनलॉक कोड आपको यूज करना होगा। इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं और इन कोर्सेज में भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड को यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।